अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं आपको टेस्ट और सेल्फ सॉल्व करवाने लगी हूँ इस लेक्चर में उतने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट अभी हमने ले लिया है। हमारी बुक के क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ द बुक नहीं है, लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने आंसर लिखना है ताकि पेपर में आपका आंसर कंप्लीट हो। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं हमारी बुक के टेस्ट योर सेल्फ को, जो हमारी बुक में गिवन है और उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ज़रूरी क्यों होते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं क्या हमें वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने आते हैं या नहीं। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अब इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं और उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं वन बाय वन डिस्कस। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा ना, तो आपने इसके बारे में बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन देनी है। एक एटमॉस्फेयर आपको वैसे तो पता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में मैंने आपको बताया था इट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो आपने बता देना है कि एटमॉस्फेयर हमारी बुक के अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए ताकि गलत ना हो, पेपर में समझ आ जाए। तो आपने बताना है कि इट इज़ द एनवेलप, ठीक है, एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस। लेकिन ये डिफरेंट गैसेस कहाँ पे होती हैं वो बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये डिफरेंट गैसेस स्टूडेंट्स आपने बताना है कि ये होती हैं अराउंड दी अर्थ। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भूलना नहीं है, अराउंड दी अर्थ हैं ये डिफरेंट गैसेस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? आपके पास इस तरह से आंसर होना चाहिए, ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एटमॉस्फेयर की बात हो और अगर आपने इसकी लेयर्स को डिस्कस ना किया तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे बता देना है कि कितनी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। आपको पता है आपके पास सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद सेकेंड लेयर होती है आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद थर्ड लेयर है स्टूडेंट्स हमारे पास मीजोफेयर, मीजोस्फेयर थर्ड लेयर है हमारे पास, और फाइनली हमारे पास थर्मोस्फेयर है लास्ट लेयर। मैंने आपको बताया था इसके अलावा भी बहुत रिसर्च हुई हैं, स्टडीज़ हुई हैं, और रीसेंट फाइंडिंग्स के मुताबिक आपके पास इन लेयर्स के आगे भी कुछ लेयर्स हैं जो मिली हैं, जो देखी गई हैं, जैसे कि एक्सोस्फेयर है। उसके अलावा भी कुछ लेयर्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं है थर्मोस्फेयर के अलावा, एक दो ही है। लेकिन आपने उन सब का जिक्र नहीं करना, हमने सिर्फ उन 4 का जिक्र करना है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, इससे अगर पेपर में पूछा जाए एमसीक्यू में, मैं आपको बार बार एमसीक्यू का इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि एमसीक्यू में क्या लिखना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर आपके पास यही वाला सवाल आता है कि कितनी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, तो आपने याद रखना है कि आपका आंसर होना चाहिए 4 लेयर्स। ठीक है, ये आंसर आपका होगा तो इसका मतलब आपका आंसर कंप्लीट है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, थोड़ा सा जब मैं आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे रही थी तब मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश भी की थी कि आपके एटमॉस्फेयर में और आपके इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अब मैं आपको ज़रा डिटेल बता देती हूँ। देखिए, इन्वायरमेंट का मतलब है एनीथिंग प्रेजेंट अराउंड यू। ठीक है, आपके मेरे इर्द गिर्द जो जो चीज़ें मौजूद हैं उनको कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, जितनी चीज़ें आपके मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये बड़ी सिंपल वर्ड्स में आपको मैं एग्जांपल बता रही हूँ, डेफिनेशन बता रही हूँ। एनीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस। ठीक हो गया, ये यहाँ पे हमने कह दिया कि इसको कहते हैं एनवायरनमेंट। इसकी अब मज़ीद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपने याद रखना है कि हमारे इर्द गिर्द होने वाला कोई भी सोशल प्रोसेस, सोशल गैदरिंग्स होती हैं जिस तरह, ये सारी की सारी चीज़ें। बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल का क्या मतलब है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आप भी हैं, आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, फिज़िकल प्रोसेस, फिज़िकल प्रोसेस में ज़्यादातर आपके पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो फिज़िक्स से रिलेटेड हैं, विच इज़ कि आपके इर्द गिर्द कौन से फिनोमिना हो रहे हैं नेचर के अंदर ऑलरेडी। ठीक है, इसमें आपके पास ग्रेविटी है और आपके पास विंड एक्शन है, जितनी फिज़िक्स से रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं। ठीक है, फिज़िकल का मतलब ये भी होता है कि ऑन द सरफेस लेवल आपके इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, सरफेस लेवल का क्या मतलब है कि आपको पता है, हमने प्रॉपर्टीज़ में जब बात की थी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, हमने डिफरेंस भी मैंने आपको यही बताया था कि फ़िज़िकल का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि फ़िज़िकल में देखें आपके इर्द गिर्द, मैं आपको बड़ी ईजी एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि अगर जिस तरह एक्शन हो रहा है ना आपके इर्द गिर्द, आपको इसे समझ आ जाएगा।
तो खेल कूद जैसी चीज़ें होती हैं जिसमें देखें आपके कोई केमिकल प्रोसेस तो नहीं हो रहे, इस तरह से आप बस प्लेग्राउंड है, खेल रहे हैं सारे, ठीक है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसमें जा रही है। तो फिजिकल में बहुत रेंज आ जाती है, ठीक है। अब वो सारे के सारे फिजिकल एक्शंस जिसमें ये रेंज आती है, वो चाहे आपकी फिजिक्स में जो पढ़ रहे हैं वो हो, क्योंकि आपको पता है कि ये प्लेग्राउंड से रिलेटेड जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ये भी बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका फिजिक्स के बहुत सारे फार्मूला अप्लाई होते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ईजी वर्ड्स में याद रख लें कि ग्रेविटी आपका फिजिकल फिनोमिना है, ठीक है। ग्रेविटी फिजिकल फिनोमिना नहीं, बल्कि इसको याद रखें कि ये फिजिक्स का फिनोमिना है, ओके। उसके अलावा केमिकल फैक्टर्स जिनको हम बार बार डिस्कस करते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिकल फैक्टर्स तो जाहिर सी बात है ये तो हमारी केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपके जो इर्द गिर्द मौजूद हैं, ठीक है, आपके इर्द गिर्द ये इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। और क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द जब ये मौजूद होते हैं, हम इसको कहते हैं ये दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द लाइफ ऑफ मैन, ठीक है, लाइफ ऑफ मैन। मैन का क्या मतलब है? सिर्फ मर्द की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मतलब उसको उस तरह नहीं ले जाना लिटरल मीनिंग मैन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है कि एक इंसान की ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए उसके इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो लाइफ ऑफ मैन को मेंटेन करने के लिए आपको पता है इसमें अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मिस इसमें तो हवा, पानी, खाना सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, वो सब आ जाता है अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें। तो बेसिकली क्या है कि इन्वायरमेंट कोई भी चीज़ है जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, विच इज़ प्रेजेंट अराउंड यू, ठीक है। इन्वायरमेंट है वो हर चीज़। लेकिन अगर हम उसी के मुकाबले में स्टूडेंट्स बात करें ना एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर अर्थ के इर्द गिर्द एक एनवलप है गैसेस का, जो अभी मैंने आपको बताया है। एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर आपके अर्थ के इर्द गिर्द एक एनवलप ऑफ गैसेस है। अब एटमॉस्फेयर की बात करें और आप गैसेस का जिक्र ना करें तो ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर को ये नहीं कह देना बस कि हवा है। देखें, आपने इतनी डिटेल पढ़ी है एटमॉस्फेयर की, आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी बात जब करनी है तो सिर्फ ये नहीं कहना कि ये हवा है, फ़िज़ा है, जी बात ख़त्म हो गई यहाँ पे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। एटमॉस्फेयर का जिक्र करें तो गैसेस का जिक्र लाजमी करें, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर बनता ही गैसेस से है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि इसकी 4 लेयर्स हैं, 4 लेयर्स में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। हमेशा जहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ इसको डिस्कस ज़रूर करें, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आपको फ़र्क समझ आ गया होगा, एटमॉस्फेयर है गैसेस के बारे में बात, वो गैसेस जो आपकी ब्लैंकेट बन रही है अराउंड द अर्थ, जबकि एनवायरनमेंट का मतलब है आपके और मेरे इर्द गिर्द क्या क्या प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जिक्र करना है। और मैंने आपको बताया था जब मैं आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा रही थी कि ट्रोपोस्फेयर में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसके बारे में पूछा, वह सिर्फ गौर करना है बात पे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ट्रोपोस्फेयर में। क्यों है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट? क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ही इसका है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ठीक है। समझ आ रही है ना ये बात, क्यों हम इसकी बात करें? क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसका है। कितना वॉल्यूम है? याद रखने वाली बात है, 99% बाय वॉल्यूम। अब बाय वॉल्यूम लिखने का क्या मतलब होता है? बाय वॉल्यूम लिखने का मतलब ये होता है कि ये जो परसेंटेज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वॉल्यूम की परसेंटेज है, ठीक है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने तो पढ़ा था कि ट्रोपोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, ये आपके एटमॉस्फेयर में जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है उसका माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है। मेजर और माइनर के दरमियान में जो डिफरेंस है ना वो आपको पता होना चाहिए। मेजर का मतलब है कोई भी चीज़ जो बहुत बड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होगी, जो बहुत ज़्यादा जिसका इम्पैक्ट होगा। इसी तरह माइनर का मतलब होता है कोई छोटी मोटी सी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हो सकती है लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी है, ठीक है। माइनर का ये मतलब है। माइनर में छोटी चीज़ आएगी क्वांटिटी और अमाउंट के हिसाब से, और मेजर में बड़ी चीज़ आएगी। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर दी माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक लेयर ट्रोपोस्फेयर, व्हाट आर दी माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर, तो आपने बता देना है कि जो माइनर होते हैं उनमें आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये मैं आपको अलहदा से लिख के बता रही हूँ क्योंकि ये माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इस क्वेश्चन के साथ इनको कंफ्यूज नहीं करना, ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि पेपर में और किस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। समझ आ रही है ये बात? और ये भी याद है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ट्रोपोस्फेयर का। ज़रूरी बातें हैं, सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज़ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर मेंटेन्ड, ठीक है। एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर की बात हो रही है, और जब एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की बात हो स्टूडेंट्स, आप सब ने याद रखना है कि एटमॉस्फेयर में आपका टेम्परेचर मेंटेन किस तरह होता है उसके बारे में मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास
याद रख लें कि ट्रोपोस्फेयर में जिन दो गैसेस का जिक्र किया ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये आपके पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। कैसे? ये इस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये आपकी अर्थ के बहुत करीब प्रेजेंट है। ट्रोपोस्फेयर आपकी सबसे नियरेस्ट लेयर है ना, आपकी अर्थ के बहुत करीब प्रेजेंट है, आपके बहुत करीब प्रेजेंट है। इस वजह से क्या होता है कि आपके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पास हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के पास होने की वजह से ये आप मतलब आपके ट्रोपोस्फेयर में आपके इर्द गिर्द हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जिनमें हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस भी आ जाती हैं। गैसेस नहीं बल्कि हम कहेंगे इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं हमारे पास, जिसको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा हीट को बाहर नहीं जाने देती है। मतलब ये कि अब देखें आपके सन से, अब आपको अगर कॉन्सेप्ट याद हो जो मैंने आपको बताया था, वो ये था कि आपके पास सन रेज आएंगी, सन रेज, ठीक है, ये सन रेज आपके अर्थ पे पड़ेंगी और ये अर्थ पे पड़ने के बाद आपके अर्थ रेज या मतलब के जो लेस एनर्जी रेज है ना, उनमें कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, लेस एनर्जी रेज में। अब ज़रूरी बात यह है कि सन रेज कौन सी एनर्जी थी, वो हाई एनर्जी थी। वो कौन सी रेडिएशंस हैं, वो यूवी रेडिएशंस हैं जो मैंने आपको पहले बताया है। और अर्थ से लेस एनर्जी रेडिएशंस कौन सी हैं, वो हैं आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशंस। अर्थ अब इनको अपने अंदर से निकालेगा, सन की तरफ वापस भेजेगा, लेकिन आपके पास जो प्रेजेंट होते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इनको वापस जाने नहीं देता, इनको वापस नहीं जाने देता और कुछ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके लिए एक और भी फिनोमिना होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन उसको अभी हमने आगे पढ़ना है। इसलिए अभी ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आगे बढ़े काम आते हैं, ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आगे इसकी जब हम बात करेंगे तो मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है वेयर डज द ओजोन लेयर एग्जिस्ट। ठीक है, हमारे पास ये हमारा 5th क्वेश्चन है, वेयर डज द ओजोन लेयर एग्जिस्ट। ओजोन लेयर की बात करेंगे। ओजोन लेयर के बारे में अगर जनरली पूछा जाए ना कि आपके पास एटमॉस्फेयर में कौन सी लेयर में मौजूद है, तो आपने बता देना कि ये स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि ये कहाँ मौजूद है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन कहाँ हो रही है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। फॉर्मेशन आपको पता है कि फॉर्मेशन हो रही है आपके मिडल स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, मिडल स्ट्रेटोस्फेयर में इनकी फॉर्मेशन हो रही है, मिडल में मिडल स्ट्रेटोस्फेयर पूरा लेयर का जो नाम है। और मिडल स्ट्रेटोस्फेयर में इनकी फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है कि आपका मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन डायटॉमिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन बना रहा है, विच इज़ ओजोन। ठीक है, O3 का दूसरा नाम ओजोन है, ओजोन का दूसरा नाम O3 है, एक ही बात है। ठीक है, ये रहता नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना इनको। दूसरी बात जो हमने करनी है, हमने स्टूडेंट्स ये कर लेनी है कि हमारे पास इनकी डीकम्पोजिशन किधर हो रही है। कलर चेंज करके इससे लिख रही हूँ ताकि आप सबको ये कॉन्सेप्ट याद रहे। डिफरेंट कलर से ना वैसे भी कहते हैं कि फिनोमिना है, इंसान की साइकी है कि वो डिफरेंट कलर्स को और कैटेगराइज करके चीज़ों को याद रखता है। इससे कलर चेंज करके बता रही हूँ कि डीकम्पोजिशन कहाँ पे होगी, ये होगी अपर स्ट्रेटोस्फेयर में। आपको इसकी रीज़न याद है कि अपर स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी डीकम्पोजिशन क्यों हो रही है? इसकी डीकम्पोजिशन स्टूडेंट्स अपर स्ट्रेटोस्फेयर में इस वजह से हो रही है कि आपके अपर स्ट्रेटोस्फेयर पे सबसे पहले यूवी रेडिएशंस आके पड़ेंगी। यूवी रेडिएशंस के आने की वजह से, क्योंकि ओजोन अपने अंदर इन यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या होगा कि आपके पास ओजोन का ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा। कैसे ब्रेक डाउन होगा कि ये वाला जो रिएक्शन पढ़ा है ना सबसे पहले हमने, बस अब हमने इसको ऑपोजिट करके लिख देना है। कैसे करके लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास आएगा O3 और ये डीकम्पोज होके मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन और डायएटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए स्टेट लाजमी साथ लिखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट सिखा करें, स्टेट के बगैर आपका इक्वेशन कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि कुछ स्टेट से पता क्या पता चल रहा होता है, स्टेट से स्टूडेंट्स ये पता चलता है कि आपके पास जो रिएक्शन हो रहा है उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या फिजिकल स्टेट्स थी ड्यूरिंग द रिएक्शन। और जब भी रिएक्शन करवाना होता है ना, वही फिजिकल स्टेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना आपको कि क्यों फिजिकल स्टेट्स हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक आपको सारी समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई इज द टेम्परेचर ऑफ अपर स्ट्रेटोस्फेयर हायर। ठीक है, अब सबसे पहले तो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में सोचें ना कि स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर का क्या इफेक्ट, मतलब इधर क्या टेम्परेचर का रिजल्ट क्या आता है। आपको पता है कि हमने ट्रोपोस्फेयर से लेयर्स की बात करनी शुरू करनी है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स की। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है,
फिर स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज़ होता है, हमारे पास मीज़ोस्फेयर में फिर से डिक्रीज़ होता है, और आपके पास थर्मोस्फेयर में फिर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाएगा आपका इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। और मैंने आपको बताया था कि ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, इनकी जो आगे क्लासिफिकेशन है ये हुई ही इस बेसिस पे है कि आपके पास इनका जो टेम्परेचर चेंज है ना, उसकी बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन है। तो आपको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि इनके अगर ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर है, तो आखिर टेम्परेचर चेंज में फ़र्क क्या है। ट्रोपोस्फेयर का उन्होंने क्वेश्चन इधर नहीं किया, लेकिन आपको ये सारी लेयर्स का, क्योंकि मैंने पढ़ाया है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये फ़र्क क्यों आ रहा है। ठीक है, अब फ़र्क जो आ रहा है उसमें स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर क्यों है, उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। उसकी वजह है स्टूडेंट्स आपके पास ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर क्यों है? क्योंकि ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर रही है सन रेडिएशंस को। और कौन सी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है? ये कर रही है यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब। क्योंकि ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, इस वजह से क्या होता है कि इस लेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब इंक्रीज़ के बारे में भी पूछा जाता है कि इस लेयर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ होता है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि इस लेयर में आपके पास -58 डिग्री सेल्सियस से -58 डिग्री सेल्सियस कौन सा टेम्परेचर था? जो आपके पास ट्रोपोस्फेयर का एंड हो गया था जहाँ पे, ठीक है ना, ट्रोपोस्फेयर का एंड हो गया था -58 डिग्री सेल्सियस पे, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ स्ट्रेटोस्फेयर, -58 से स्टार्ट हुआ स्ट्रेटोस्फेयर, और ये जाएगा स्टूडेंट्स 2 डिग्री सेल्सियस पे। ये बात याद रखनी है, ये बात आप सबको समझ में आनी चाहिए और भूलने ना, क्योंकि आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब एक और बात भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, हाइट इंक्रीज होगी एंड टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज, या बल्कि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इस तरह से लिखती हूँ, टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आप सबको? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ये आपको समझ आ जाएंगे तो मुश्किल नहीं रहेगी कुछ भी। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि आपके पास ये सारे के सारे रिएक्शंस किस तरह हो रहे हैं। ठीक है, आपको रिएक्शंस पता होने चाहिए, आपको नेमिंग की रीजंस पता होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर में मैं रिएक्शन की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर को देख रहे हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल मिला के जब समझेंगे ना आप, तो आपको बड़ी आसानी से इनकी समझ आएगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ठीक है, तो अब आपने इन क्वेश्चंस की दोबारा से करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि पेपर में इनके बारे में क्वेश्चंस तो आते हैं, और फिर यही क्वेश्चंस मेजॉरिटी आ जाते हैं जो बुक के अंदर गिवन होते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जो है ना समझ में नहीं आएगा, बल्कि इसको भूलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो बेहतर है कि हम इससे पहले कि इनको भूलें, हम इनकी क्यों ना अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, ताकि पेपर से पहले हम बस एक दो दफ़ा अपने नोट्स को या बुक को देखें और फिर हमें सारी की सारी चीज़ें याद हों। ठीक है, समझ आ गई? आपने इनकी प्रैक्टिस अब ज़रूर करनी है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको साथ साथ फ़र्क बताया, और कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट थे, कुछ ऐसी भी बातें थी कि जो ऑलरेडी हमने डिस्कस नहीं की थी, लेकिन अब इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारी बेसिक्स हैं, अगर आपको अभी समझ आ जाएंगी तो आगे इनके साथ चलना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगले टॉपिक्स यूँ समझे इन्हीं की कॉन्टिन्यूएशन है। इससे आप साथ साथ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, आप इनको दोबारा रिवाइज करें। आप और मैं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।